नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास की। और प्राचीन इतिहास में हम वहीं से बढ़ाएंगे आज अपना सिलेबस जहाँ पे हमने पिछली बार छोड़ा था। और हम बात कर रहे थे हड़प्पन सभ्यता की। और हड़प्पन सभ्यता में अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें देख ली थी और ऑलमोस्ट हम उसके अंत पे आ चुके हैं कि जिस तरीके से हमने देखा था कि हड़प्पन सभ्यता के स्रोत क्या क्या हैं, हड़प्पन सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई है, हड़प्पन सभ्यता का भौगोलिक विस्तार क्या है, हड़प्पन सभ्यता के प्रमुख नगरों का विशेषताएं क्या है, उनका नगर नियोजन किस प्रकार का था, ये सारी की सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। हम आज जो करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ हड़प्पन सभ्यता के लिए बल्कि अगर हम हड़प्पन सभ्यता को के बाद अगर हम जाते हैं किधर, वैदिक संस्कृति की तरफ जाते हैं। वैदिक संस्कृति से अगर हम महाजनपद काल की ओर जाएं, फिर मौर्य समाज की ओर जाएं, फिर उसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास में भी आ जाएं, हम उसके बाद आधुनिक भारत में हम आ जाएं और इवन फिर आज की डेट में, प्रेजेंट की डेट में हम आ जाते हैं, तो भी जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आज, वही कॉन्सेप्ट आज तक चला आ रहा है, जिसके आधार पर लोगों का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन बताया जाता है, जिस आधार पर लोगों का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन परिवर्तित होता है। तो आज का सिलेबस जो है, आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही ध्यान से इसको लिखिएगा और बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाइएगा। और ये बहुत ही ऐसा पॉइंट होगा, ऐसा टॉपिक होगा जिसको आप अपनी डे टू डे लाइफ से जोड़ के भी देख सकते हैं। आप खुद इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का। और आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हड़प्पा कालीन समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति। आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो अगली स्लाइड हम ले लेते हैं। हमारा टॉपिक क्या है आज का? आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा कालीन सभ्यता का आर्थिक और सामाजिक जीवन। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। शुरू करते हैं फिर। और नोट्स ले लिया है ना? नोट्स रखे रहिएगा और बगल में चाय पानी भी रख लीजिए, प्यास लगे तो पी लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि मनुष्य की हम बात करते हैं, आप ही की बात कर लेते हैं, मनुष्य की बात कर लेते हैं। मान लीजिए मनुष्य की जगह आप अपने आप को ही रख लीजिए। तो आप क्या हैं? एक राजनीतिक प्राणी हैं? आपकी एक राजनीतिक सोच है कि नहीं है? आपकी पर्टिकुलर एक राजनीतिक सोच तो ज़रूर होगी, चाहे किसी भी पार्टी दलीय के लिए हो, आपके कुछ राजनीतिक विचार ज़रूर होंगे। ठीक है, पक्की बात है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। उसके बाद में आते हैं, राजनीतिक प्राणी है इसीलिए समानता वगैरह की बातें करते हैं हम लोग। समानता का अधिकार चाहिए हमको, बोलने का अधिकार चाहिए, हम ये पार्टी अच्छी है, वो पार्टी अच्छी है। चलिए ठीक है, हो गया। उसके बाद में मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी भी है। दोस्त यार तो आप भी बनाते हैं, घूमने चल देते हैं, चलिए गोवा चलते हैं, जाते भले ना हो लेकिन प्लान तो बना ही लेते हैं। गोवा छोड़िए, पड़ोस में के जगह किसी मूवी थिएटर में जाना हो तो भी 10 बार प्लान बना के कैंसिल करना पड़ जाता है कई बार। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है। उसके बाद में पिक्चर देखने का मन बना, जेब में पैसे नहीं हो तो कैसे देखोगे? सब कुछ तो आर्थिक रूप से डिपेंड करता है। तो मनुष्य एक आर्थिक रूप से डिपेंडेंट प्राणी भी है, मनुष्य एक आर्थिक प्राणी भी है। ठीक है, अब मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है तो भैया कोई कवि होता है, कोई नृत्य में पारंगत होता है, कोई कला में पारंगत होता है। सबकी अपनी एक सोच होती है, सबकी अपनी एक क्वालिटी होती है। अर्थात कुल मिला के मनुष्य के अंदर एक सांस्कृतिक गुण भी कुछ न कुछ होते हैं। तो मनुष्य एक सांस्कृतिक प्राणी भी है। मनुष्य क्या है? एक सांस्कृतिक प्राणी भी है। समझ में आया? और इन्हीं सब के आधार पर मनुष्य का क्या बनता है? एक मनोवैज्ञानिक सोच भी बनती है जिससे वो प्रभावित होता है। मनोवैज्ञानिक स्थिति भी एक होती है।
तो हम अभी जो करने जा रहे हैं, हम इन्हीं सब चीज़ों को देखने जा रहे हैं। क्या हम करने जा रहे हैं? हम इन्हीं सब चीज़ों को देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से मनुष्य पर इन सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। और अगर देखेंगे जब हम, तो हम पाएंगे कि जिस तरीके से राजनीतिक स्थिति होगी, उसी हिसाब से मनुष्य की सामाजिक स्थिति होगी, उसी हिसाब से मनुष्य की आर्थिक स्थिति होगी, उसी हिसाब से मनुष्य की सांस्कृतिक स्थिति होगी, और ये पूरा एक तरह से सर्कल में चलेगा। अब कैसे चलेगा उसको भी देखते हैं। अच्छा, आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, आप एग्ज़ाम्पल लीजिए। एक तरफ बैठे हैं कौन? हमारे कौन? अंबानी साहब बैठा दीजिए। चलिए अंबानी साहब को बैठा दीजिए। एक तरफ हमारे अंबानी साहब को बैठा दीजिए, एक तरफ हमारे मोदी साहब को बैठा दीजिए, एक तरफ हमारे मोदी साहब को बैठा दीजिए, एक तरफ आप बैठा दीजिए एक मिडिल क्लास के पर्सन को, किसी को भी, आप खुद भी बैठना चाहिए, अगर आप अपर क्लास में तो खैर कोई बात नहीं, मिडिल क्लास के पर्सन को आप बैठा दीजिए, और एक आप बैठा दीजिए नीचे का श्रमिक वर्ग बैठा दीजिए, एक आप श्रमिक वर्ग का कोई व्यक्ति बैठा दीजिए, कोई लेबर क्लास का, निचले तबके का। कहते हैं, कहने को भले यहाँ पे संसाधनों का समान दोहन है, ये सब है, लेकिन क्या एक्चुअल में है वो तो आप भी जानते हैं। ठीक है, तो अब बताइए कि इस समय अगर शक्ति की आप बात करते हैं, अगर आप शक्ति की बात करते हैं, तो सबसे शक्तिशाली कौन होगा यहाँ पे? मोदी जी होंगे, मोदी जी होंगे। सारी सत्ता तो इन्हीं के पास में है। अंबानी साहब के पास भले पैसा है, अंबानी साहब के पास भले पैसा है, लेकिन क्या उतनी शक्ति इनके पास में होगी? नहीं होगी, जाहिर सी बात नहीं होगी। और इनके पास तो खैर उतनी हो ही नहीं सकती है। ठीक, तो अगर शक्ति की बात आ गई तो मोदी साहब हैं, मतलब मोदी साहब कुछ भी कर सकते हैं, सारी नीति बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मोदी साहब ऐसी ही नीति बना देंगे कि इनको पैसा ही ना मिले, इनको पैसा ही ना मिले, और ऐसी नीति बना दे कि इनको पैसा मिलता रहे, और मिडिल क्लास तो चलो ठीक है भैया, वोट तो देता ही रहेगा, ऐसा चलता रहे। चलो, एक ये तो एक कंडीशन हो गई, ये सब एक कल्पना ही मात्र है, बाकी सब चीज़ें तो अपनी जगह हैं। अब दूसरी चीज़ में आते हैं। अब मान लीजिए कि मोदी साहब ने अंबानी साहब का पैसा, ऐसी नीति बना दी कि अंबानी साहब का पास पैसा ही नहीं रहा, पैसा ही नहीं रहा। अब पैसा अगर नहीं रहेगा तो क्या ये इनको कर देंगे, टैक्स देंगे? नहीं दे पाएंगे। अब जब टैक्स नहीं देंगे, मोदी साहब के पास पैसा नहीं आएगा, तो इनको कैसे पैसा बांटेंगे, कैसे पैसा देंगे, कैसे नीति बनाएंगे, कैसे योजना चलाएंगे इनके लिए? तो ये तो भैया चले गए, इनको तो अब वोट ही नहीं मिलेगा। फिर वोट गया, वोट गई, सरकार गई। अब क्या करें? ये नीति तो उसी हिसाब से बनाएंगे ना कि ये बढ़ते रहें, अंबानी साहब भी बढ़ते रहें और ये भी बढ़ते रहें, और बच्चा खुच्चा जो बचेगा भैया मिडिल क्लास को भी दे देंगे यार। तो ठीक है, तो नीति में मतलब अगर सत्ता में जो है मतलब जो राजनीति में है, वो क्या है? अंबानी का भी ध्यान रख रहा है, इधर का भी ध्यान रख रहा है, और जो व्यापारी है वो क्या कर रहा है? वो व्यापारी कहने को तो व्यापार कर रहा है, लेकिन सत्ता में भी उसका बड़ा योगदान है, उसका सत्ता में भी बड़ा योगदान है। और अक्सर आप लोग क्या सुनते हैं, मान लीजिए टाटा ग्रुप को आप ले लीजिए, क्या लीजिए? टाटा ग्रुप को ले लीजिए, अदानी ग्रुप को ले लीजिए, एक अंबानी साहब को ले लीजिए, और ऐसे कई सारे हैं। तो आप जानते ही हैं कि हर ग्रुप क्या होता है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदा देता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या देता है? चंदा देता है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये चंदा देते हैं तो क्या सबको बराबर देते होंगे? क्या आप सोचिए, सबको बराबर तो नहीं देते होंगे। सरकार है तो अलग केस है, लेकिन ऐसी भी कई, मैं तो ये 3-4 का ही नाम लिखा ना, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं। कोई बीजेपी को पसंद करती होंगी, कोई कांग्रेस को पसंद करती होंगी, कोई शिवसेना को पसंद करती होंगी, कोई केजरीवाल जी को पसंद करती होंगी, इस तरीके से। और उसी हिसाब से क्या करती होंगी? ये चंदे देती होंगी, उसी हिसाब से तो ये चंदा देती होंगी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, चंदा देके। अब जब चंदा ये लोग देते होंगे तो क्या होगा बताइए? मतलब इनकी व्यापारी जो है उसकी एक राजनीतिक सोच है, व्यापारी की भी एक क्या है? राजनीतिक सोच है कि नहीं है? राजनीतिक सोच है।
मतलब व्यापारी क्या है, मनुष्य तो वो भी है, उसकी भी एक राजनीतिक सोच है। इधर आ जाते हैं मिडिल क्लास पे, आ जाते हैं बेचारे पे। हम लोग तो मिडिल क्लास वाले ऐसे ही हैं। मिडिल क्लास पे जब आते हैं, मध्यम वर्ग पे, तो ये तो कोई वोट के लिए कभी मोदी जी को, कभी राहुल जी को, कभी राहुल जी को, कभी किसी को, कभी अखिलेश जी को, इनको देते रहते हैं। मतलब कोई किसी को भी दे सकता है, सबकी अपनी अपनी सोच है। मतलब मिडिल क्लास जो है उसमें भी क्या है, मनुष्य ही तो हैं, और मनुष्य की यहाँ पे भी वोट दे, इनकी भी एक राजनीतिक सोच है, इनकी भी एक राजनीतिक सोच है। श्रमिक वर्ग की तो खैर सोच है ही है, वो तो जो उनको दे रहा है वो भी उनको दे रहा है, उनकी भी एक राजनीतिक, मतलब मानव यहाँ पे एक राजनीतिक सोच है, मानव की एक क्या है, राजनीतिक प्राणी तो यहाँ पे हो गया। अब एक और चीज़ पे अब हम चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो हमारा क्या होगा, मनुष्य राजनीतिक प्राणी है। अगला अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपके एक मित्र हैं उनके पास 50,000 रुपये हैं, आपके एक मित्र हैं उनके पास 50,000 रुपये हैं, आपके दूसरे मित्र हैं उनके पास 25,000 रुपये हैं, और आपके एक तीसरे मित्र हैं उनके पास 500 रुपये हैं। ठीक है, और आपको कहा जाए कि आपको छोड़ दिया जाए कहाँ पे, चलिए लखनऊ में छोड़ दिया जाता है, आपको लखनऊ में छोड़ दिया जाता है, और कहा जाता है कि आप 30 दिन तक रहिए, 30 दिन तक आप रहिए। ठीक है, अब 30 दिन तक आपको रहने के लिए अगर छोड़ दिया गया, तो ये 500 रुपये जिसके पास में, ये कहाँ रहने जाएगा, ये कहाँ रहने के लिए जाएगा, कोई लॉज वगैरह ही पकड़ेगा, ये कोई छोटा मोटा होटल देख लेगा, ये थोड़ा सा मिडिल क्लास 2-3 स्टार तक चला जाएगा, और ये थोड़ा सा उससे ऊपर में चला जाएगा। ठीक, ये खाना मंगाएगा, शुरू में क्या मंगाएगा, ये तो भाई मटर पनीर बना लेगा, या फिर जो भी नॉनवेज खाता उसके हिसाब से मंगा लेगा। ये उससे थोड़ा सा कम मंगाएगा, ये तो कोई ढाबा वाबा ढूंढेगा। मतलब जिसके पास जितना पैसा है, जिसके पास जितना पैसा है उसी हिसाब का वो जीवन शैली अपना जिएगा। उसकी जीवन शैली क्या होगी, जितना धन जीवन शैली उतनी ही, जीवन शैली वैसी ही। अब 30 दिन बीत गया, ये हो गए भाई साहब शून्य पे। 25,000 वाले ने बहुत बचा के खर्चा किया और बचा लिया 1,000 रुपये, 1,000 रुपये बचा लिया। और 50,000 वाले को कहा गया कि भैया तुम कितना बचाए हो, ये बोला हम तो 5,000 रुपये बचाए हैं भाई साहब। इसको बोला गया तो इसने कहा हम तो पूरे अभी भी 20,000 25,000 मेरे पास बचे हुए हैं, 25,000। अब इनके पास इतने पैसे बचे हुए थे। अब इनसे कहा गया जाओ तुम लोग को जो अय्याशी करनी कर लो, जो तुमको पसंद है वो तुम कर लो। अब इसके पास तो ज़्यादा पैसा है, तो ये तो इसके पास तो ज़्यादा पैसा है तो भाई डांस देखने जा सकता है, मूवी देखने जा सकता है, कोई नाटक देखने जा सकता है, कुछ भी करने जा सकता है। ये क्या कर सकता है, इसकी एक लिमिटेड सोच बनी, लिमिटेड रिक्वायरमेंट है ये, और कुछ ये भैया हमको जहाँ हमको रहने दो, हमारे पास कुछ ना बचा है, इस तरीके से हुआ। मतलब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति जो थी, व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति थी, यहाँ पे तो पहले 30 दिन उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीनी थी, यहाँ पे तो शुरू में 30 दिन उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीनी थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी जोड़ के इनको एक ऐसी ज़िंदगी जीने को कहा गया जो उन्हें पसंद हो, लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं पैसा एक कंडीशन बन जा रहा है, पैसा इसमें कंडीशन बन जा रहा है और लोग अपनी कंडीशन को रोक रहे हैं। मतलब आर्थिक स्थिति क्या हो रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या बन जा रही है, आर्थिक स्थिति। इस आर्थिक स्थिति से ही क्या है, अगर आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, आर्थिक स्थिति अगर बहुत मजबूत है आपकी, तो आप राजनीति को भी प्रभावित कर दे रहे थे। नेता नीति उसी हिसाब से बना रहा था कि उसको टैक्स मिलता रहे, राजनीति को भी आप प्रभावित कर दे रहे हो। ठीक है, आप सामाजिक जो जीवन है उसको भी प्रभावित कर रहे हो। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो आप बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी सकते हो, सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है।
अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो आप रोज़मर्रा के जीवन के बाद में आप अपने जो शौक़ हैं, जो आपकी आकांक्षाएं, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उसको पूरा करने जाएंगे। आपकी सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित करता है, ये सांस्कृतिक जीवन को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है। और अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा तो आपके मनोवैज्ञानिक सोच को भी आर्थिक स्थिति ही प्रभावित करती है। अगर पैसा नहीं रहेगा तो, और आप सब कुछ करना चाहते हो, कहीं ना कहीं दिमाग में आपके टेंशन रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से सबके कोर में क्या है, आर्थिक स्थिति। सबके कोर में क्या आया, आर्थिक स्थिति, जो क्या बताता है कि, जो बताता क्या है कि कैसी किसी समाज की संरचना होगी। अगर हम आज में, हमने जैसे मोदी जी का एग्जाम्पल लिया राजनीति का, पुराने समय में राजा महाराजा हुआ करते थे। पुराने समय में क्या हुआ करते थे, राजा महाराजा होते थे। उस समय भी व्यापारी वर्ग हुआ करता था। उस समय भी समाज में वर्ण व्यवस्था के टाइप में चीज़ें अभी हम देखेंगे, समाज में कई वर्ग होते थे। सांस्कृतिक जीवन उस समय भी हुआ करता था, और सबके कोर में उस समय भी क्या था, आर्थिक जीवन ही था। इसीलिए हम जब भी हम इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास क्या, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे जिस प्रकार से आर्थिक परिवर्तन होगा, जैसे जैसे आर्थिक परिवर्तन होगा, जिस प्रकार से आर्थिक परिवर्तन होगा, वैसे वैसे ही सामाजिक परिवर्तन भी उसी प्रकार से होगा। उसी प्रकार से राजनीतिक परिवर्तन भी होगा, उसी प्रकार से राजनीतिक परिवर्तन भी होगा। समझ में आया? इतने एग्जाम्पल देने का मतलब ही वही था कि ये चीज़ मैं क्लियर कर सकूं कि आर्थिक क्षेत्र जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्थिक क्षेत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे कोर में आर्थिक है। इकॉनमी डाउन, पर्सन डाउन, इकॉनमी बढ़िया, जीडीपी बढ़िया, सब बढ़िया, नेता बढ़िया, सब बढ़िया, जीडीपी डाउन, सब डाउन। ठीक है। तो इसलिए आर्थिक सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं आर्थिक जीवन को। सब हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, आर्थिक जीवन को। क्लियर हो गया क्यों इम्पॉर्टेंट है आर्थिक जीवन? चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना आर्थिक जीवन, हड़प्पा कालीन आर्थिक जीवन। इवन अभी हम हड़प्पा पे भी नहीं जाते हैं, अभी तो ये आर्थिक जीवन पे बात अगर हम केवल करते हैं, आर्थिक जीवन पे अगर हम चले जाते हैं, अगर आर्थिक परिदृश्य पे चले जाते हैं, आर्थिक, तो आर्थिक स्थिति की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी 3 फील्ड होते हैं। क्या होते हैं? 3 फील्ड होते हैं। एक होता है कृषि, प्राथमिक कहिए पहले, कृषि तो बात की चीज़ है। एक होता है प्राथमिक, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्रक, द्वितीयक सेकेंडरी सेक्टर। और एक होता है टर्शरी, तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, ओके, हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब प्राथमिक में क्या आते हैं, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मिल जाते हैं, प्रकृति से ही प्राप्त हो जाए। जैसे क्या हो जाता है, कृषि, पशुपालन, कृषि पशुपालन हो गया, खनन के कार्य हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई प्राथमिकी में। द्वितीयक में क्या होता है, जब इनका एप्लीकेशन करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो सारी चीज़ें द्वितीयक में आ जाती हैं। उद्योग वगैरह हो गए, जैसे शिल्प उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। शिल्प हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, इस तरीके की चीज़ें आ गई। ठीक, और आगे चलते हैं, थोड़ा सा तृतीयक में आ जाते हैं। जब हम प्रोडक्ट बना लिए तो हम उनको बेचते भी हैं, अपने क्षेत्र में बेचते हैं, बाहर के देश में बेचते हैं। व्यापार वाणिज्य, ये हमारा किस में चला जाता है, इसमें चला जाता है, व्यापार और वाणिज्य में चला जाता है। ठीक है, तो अगर किसी समाज की प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक स्थिति बहुत ही अच्छी है, तो उसका अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ होगा कि वो समाज बहुत ही उन्नत अवस्था में है, समाज बहुत उन्नत अवस्था में है आर्थिक रूप में। ठीक है,
ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी समय में हो, किसी भी कालखंड में हो, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड में शुरू कर देते हैं अपना हम टॉपिक अब हड़प्पन सभ्यता का आर्थिक स्थिति। ठीक है, आइए शुरू कर देते हैं। अभी तक तो बेसिक था सब। हड़प्पन सभ्यता की आर्थिक स्थिति आइए अब हम बात करते हैं हड़प्पन सभ्यता की। सबसे पहले हम प्राइमरी की बात करते हैं। किसकी? प्राथमिक की हम बात करते हैं। अब एक चीज़ बताइए कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कहाँ पे विकसित हुई थी? हड़प्पन सभ्यता विकसित कहाँ पे हुई थी? नदियों के किनारे विकसित हुई थी। हड़प्पन सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई थी कि नहीं हुई थी? नदियों के किनारे अगर विकसित हुई है तो नदियों के किनारे भूगोल में हमने पढ़ा है कि जो ज़मीन होती है वो उपजाऊ होती है। ज़मीन क्या होती है? उपजाऊ होती है ना। ज़मीन उपजाऊ होती है जिससे कृषि बहुत ही अच्छी होती है। तो यही चीज़ था क्या इस समय के साथ में? कृषि अच्छी थी क्योंकि लोग नदी घाटी सभ्यता होने से कृषि बहुत अच्छी उन्नत अवस्था में हुआ करता थी। और हमने जैसे क्या बात किया था, हमको हल मिले थे, हल वगैरह हमको प्राप्त हुए थे ना। हल हमको प्राप्त हुआ था, उसका मतलब क्या था कि कृषि में लोग हल का प्रयोग करते थे। मतलब कृषि में अगर हल का प्रयोग कर रहे हैं मतलब कृषि उनकी क्या थी? टेक्नोलॉजी भी एक तरह से, तकनीक का भी वो प्रयोग करने लगे हैं। और कांसे का प्रयोग होता था, तो इन सब से क्या हुआ? तकनीक का प्रयोग कृषि में किया जाता था जिससे कृषि क्या होती थी? बहुत अच्छी होती थी। कृषि बहुत अच्छी होती थी। अन्नागार मिले हैं हमको, अन्नागार हमको मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से भी मिला था और हड़प्पा से भी मिला था, हमने देखा था। अन्नागार मिला था, लिखा था हमने कि यहाँ से अन्नागार मिला, यहाँ से वो मिला है। अब उसका मतलब क्या है वो देखिए। अन्नागार मिला आपके। अच्छा, अब एक चीज़ और बताइए आप, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपके पास है खर्चा आपका है 15,000 रुपया का। आपका पास खर्चा है 15,000 रुपया का। ठीक है, आप कमाते कितना हो? 15,000 रुपया। जितना कमाते उतना खर्चा हो जा रहा है, तो क्या आप सेविंग करने के लिए ताला वाला रखोगे क्या? तो कोई ताला वाला बनाओगे? कुछ नहीं बनाओगे। ठीक है, जितना आ रहा है तो खर्च ही हो जा रहा है। सेविंग तो आपकी कुछ हो नहीं रही है। सेविंग आपकी है जीरो। सेविंग है आपकी जीरो हमारे जैसी। तो आपके पास कुछ पैसा वैसा तो है नहीं, जो आया खर्चा हुआ, ख़त्म कहानी। ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ खर्चा आपका है 15,000 रुपया ही। ठीक है, और आपका जो बॉस है वो कहे यार आज से तुम हम बहुत मेहनत करते हो, तुम्हारा सैलरी हम बढ़ा के कर दे रहे हैं 40,000 रुपया। 40,000 रुपया। अब पैसा बढ़ते ही खर्च बढ़ता है। मान लो कितना बढ़ा लोगे यार, 10,000 और बढ़ा दो खर्च, 25,000 खर्च करने लगो। लेकिन अभी भी क्या है, 15,000 तो तुम्हारे पास अभी बचा कि नहीं बचा? तो 15,000 जब तुम्हारे पास अलग बचा तो इसको तुम सेविंग करोगे। सेम यही चीज़ क्या था कृषि में, अन्नागार। पहले अगर क्या होता कि जितना अगर फसल उनकी आवश्यकता से ज़्यादा हो रहा है तभी तो अन्नागार बना रहे हैं ना। अन्नागार तो तभी बन रहा है कि फसल इतनी ज़्यादा हो रही है कि उसको रखना पड़ रहा है। अन्नागार बड़े बड़े हुआ करते थे, ये अन्नागार बहुत ही बड़े बड़े होते थे ग्रीन। तो इसका मतलब है कि फसल बहुत अच्छी हो रही है। और ये इन फसलों का जो अन्न होते थे इनका विदेशों में व्यापार भी होता था। विदेशों से संबंध क्या है? अब विदेशों से संबंध क्या है उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये सिंधु घाटी की सभ्यता है ना यहाँ पे, तो इसके समकालीन और भी सभ्यताएं होती थी। मेसोपोटामिया की यहाँ सभ्यता थी, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता थी। और यहाँ पे हमारे चीन वालों की भी सभ्यता हुआ करती थी। बहुत उछल रहे हैं आजकल, लेकिन चीन वालों की भी होती थी, मेसोपोटामिया वालों की भी होती थी। ये तो, और इनको व्यापार होता था।
और व्यापार कैसे होता था वो सभी बताएंगे, कैसे पता चलता है कि व्यापार व्यापार होता है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या चलता था, व्यापार वगैरह भी होता था कृषि का। कुल मिला के कृषि क्या थी, उन्नत अवस्था में थी। कृषि क्या थी, उन्नत अवस्था में। और कृषि अगर उन्नत अवस्था में है तो उससे क्या होता था कि लोगों के व्यापार में भी प्रयोग हो रहा है, तो लोगों के पास धन आ रहा है, लोगों के पास धन आ रहा है, ठीक, धन आ रहा है। और सिर्फ कृषि तक से वो क्षेत्र नहीं, आगे जो प्राथमिक पशुपालन की बात अगर हम करें, पशुपालन की अगर हम बात करते हैं तो इनको अनेक पशुओं का भी ज्ञान था, इनको पशुओं का भी कई ज्ञान था। ये हल मतलब जुताई में भी पशुओं का प्रयोग होता था, पशुओं का से भी परिचित थे, पशुओं से भी परिचित थे ये, ओके। और एक पशु घोड़े के विषय में थोड़ा सा विवाद है, क्योंकि इसका जो घोड़े मिले तो हैं, लेकिन जब उसका समय काल ज्ञात किया गया है, सोतका गेंडोर वगैरह से या मोहनजोदड़ो से कुछ अवशेष मिले हैं घोड़े के, लेकिन जब उसका समय कालखंड ज्ञात किया गया तो समय कालखंड नहीं मैच खाता है किससे, हड़प्पा काल से। तो इस कारण से घोड़े के संबंध में तो कुछ विवाद है, लेकिन गाय घोड़ों में तो विवाद है, लेकिन इनको गाय के बारे में, और कुबड़ वाले सांड जिसका कृषि में भी प्रयोग होता था, कुबड़ वाले सांड, और क्या अभी देखा हमने ये चीते और हाथी वगैरह बैठे थे ना वहाँ पे, चीते हाथी इन सब के अगर फ़ोटो बनी है, मतलब इनका ज्ञान भी इनको है, इनका ज्ञान है तभी तो फ़ोटो बनी है। तो इस तरह के इनको कई जानवरों का भी ज्ञान था, कई जानवरों का भी ज्ञान था। और एक जीव और था जिसको यूनिकॉर्न सील जैसे हम कहते हैं, यूनिकॉर्न एक सींग वाला गैंड है, उसमें क्या था, इसको ये काल्पनिक जीव वैसे माना जाता है, इसकी बात भी थी, काल्पनिक जीव वैसे माना जाता था। और गाय भी थी, गाय से भी लोग परिचित थे, लेकिन गाय का उतना प्रयोग नहीं था, गाय का इतना प्रयोग नहीं था, ठीक है। और दूसरी एक और चीज़ अगर जैसे हम अभी बात कर रहे थे फसल की, तो इनको कुल 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था, 9 फसलों का ज्ञान था, जिसमें से 6 मोटे अनाज की फसलें थी, 6 मोटे अनाज की फसलें थी। जैसे लोथल और रंगपुर जैसे जो क्षेत्र थे, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण फसल हुआ करती थी कपास। कपास का जो इनका होता था निर्यात बहुत दूर दूर दूसरी सभ्यताओं में होता था। मेसोपोटामिया जैसे सभ्यता में उसको सिंडन कहा जाता था, और इससे इनको बहुत धन प्राप्त होता था, ठीक है। थर्ड, अगर हम खनन की बात करते हैं, ना, तो इनको तांबा जो कहाँ से मिल जाता था, राजस्थान खेतड़ी से। टिन ये अफ़गानिस्तान से प्राप्त हो जाता था। सोना कर्नाटक साइड से प्राप्त होता था। चांदी, इन कई सारी चांदी ईरान से आता था। इन सब चीज़ों का भी वो था। तो कुल मिलाकर जो प्राइमरी सेक्टर था, प्राथमिक क्षेत्र था, बहुत ही उन्नत अवस्था में था, इनको बहुत ही अच्छी स्थिति थी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो उसके बाद हम जाते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। अगर हम द्वितीयक क्षेत्र में मेनली क्या होते हैं, उद्योग वगैरह होते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में अगर हम जाते हैं क्षेत्रक में, तो उद्योग वगैरह होते हैं, जिसमें इस समय कपास का उत्पादन बहुत होता था, तो मतलब सूती वस्त्र उद्योग इनका बहुत ही उन्नत अवस्था में था। यहाँ इसका निर्यात भी हुआ करता था, सूती वस्त्र का निर्यात भी होता था। साथ में धातु उद्योग भी बहुत उन्नत अवस्था में था। और औजार आभूषण और मूर्तियाँ ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनती थी। और उसके बाद में बर्तन उद्योग यह भी बहुत उन्नत अवस्था में था। बर्तन उद्योग भी बहुत ही उन्नत अवस्था में था। और उसके अलावा नाव मिले हैं, मतलब नाव उद्योग भी था, ठीक है। और स्थापत्य उद्योग भी इनका बहुत विकसित था, ठीक है। चन्नूदड़ों से एक मनके का कारखाना वगैरह, वक्राकाट ईंटें, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो और इनको क्या था, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेचा भी जाता था, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेचा जाता था। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि जो ये लोग थे, इनका प्राइमरी सेक्टर जो था
वह भी काफ़ी उन्नत अवस्था में था। सेकेंडरी सेक्टर भी काफ़ी उन्नत अवस्था में था। चलते हैं व्यापार और वाणिज्य में। चलते हैं कहाँ? व्यापार और वाणिज्य में। तो व्यापार और वाणिज्य में जब हम चलते हैं ना, तो हम पाते हैं कि व्यापार और वाणिज्य भी बहुत उन्नत अवस्था में था। अब वो कैसे था? इनका जो वाणिज्य था वो पारदर्शी था, पारदर्शी था। ये लेखन प्रणाली का प्रयोग करते थे व्यापार में, वाणिज्य के लिए ये लेखन प्रणाली का प्रयोग करते थे। और मापन इनकी 16 की इकाई में इसका प्रयोग करते थे, बाट माप का भी यूज़ करते थे। एक लेखन प्रणाली यूज़ करते थे और मापन में 16 के गुणज में इनका एक मापन हुआ करता था और जिसका प्रमाण लोथल वगैरह से मिला हुआ है। और लेन देन में वस्तु विनिमय हुआ करता था, लेन देन में वस्तु विनिमय का प्रमाण था। जो सील की बात हमने अभी की थी पिछले पार्ट में, सील का प्रयोग भी कमर्शियल यूज़ में होता था, सील का प्रयोग भी कमर्शियल यूज़ में होता था। तो इस प्रकार से इनका जो व्यापार था वो कुल मिला के बहुत उन्नत अवस्था में था, बहुत ही उन्नत अवस्था में था। और व्यापार भी क्या, व्यापार भी क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। व्यापार भी क्या था इनका? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ठीक है। और राष्ट्रीय तो करते ही हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय भी करते थे। और इसमें भी स्थल और जल दोनों का प्रयोग होता था, स्थल और जल दोनों का प्रयोग होता था। जल मार्ग का से भी होता था व्यापार और स्थल मार्ग से भी प्रयोग होता था। और नाव के साक्ष्य मिलने से हमको पता चल जाता है, नाव के साक्ष्य मिलने से हमको पता चल जाता है। अब विदेशी व्यापार के प्रमाण कैसे कैसे होते हैं उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कैसे हमको पता चलता है कि विदेशी व्यापार होता था। तो मिस्र में मम्मी पाई जाती थी, उसको आपको पता ही हो, मिस्र में मम्मी मूवी बहुत आई है, ठीक है। तो वैसी ही मम्मी पाई गई है लोथल में, वैसी ही मम्मी पाई गई है लोथल में, ठीक। और उसके अलावा मम्मी लोथल में पाई गई, उसके अलावा जो विदेशों की जो मुद्रा थी, फ़ारसी मुद्रा वगैरह, वो भी यहाँ पे पाई गई हैं। जैसे हमने बात की थी लोथल में फ़ारसी मुद्रा मिली है, लोथल में फ़ारसी मुद्रा मिली है। और यहाँ की जो मुद्राएं हैं, यहाँ की जो मुद्राएं हैं वो भी कहाँ मिली? मेसोपोटामिया वगैरह की जो सभ्यता है वहाँ पे यहाँ की भी मुद्राएं मिली हैं, यहाँ की मुद्राएं मेसोपोटामिया वगैरह में मिली हैं। और एक चीज़ और देखा गया कि जो निर्यात था ना, वो आयात से बहुत ज़्यादा था, आयात से बहुत ज़्यादा था। कैसे बता दें आयात से ज़्यादा था? क्या है कि यहाँ पे जो जितनी मुद्राएं हैं ना, यहाँ पे जितनी मुद्राएं मिली हैं उनसे बहुत ज़्यादा मुद्रा जो दूसरे सभ्यताएं थी वहाँ पे मिली हैं, दूसरी सभ्यताओं में बहुत ज़्यादा मुद्रा मिली है। तो इस तरीके से कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो, और एक और एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं, जैसे कि जब लोग यहाँ पे आते थे ना, तो क्या कहते थे कि काफ़ी लोगों की जो कंकाल वगैरह मिले हैं ना, वो विदेशी कंकाल भी प्राप्त हुए हैं, यहाँ से विदेशी कंकाल भी प्राप्त हुए। कदगाठी के आधार पर पता किया कि विदेशी कंकाल हैं। और इसका मतलब है कि विदेश से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। अब ऐसे तो आएंगे नहीं, घूमने टहलने तो खाली आ नहीं जाएंगे, घूमने टहलने भी आएंगे तो खर्चा तो करेंगे ना। टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो टूरिस्ट काहे के लिए आते हैं? खर्चा करने के तो आते हैं। 5 रुपये का सामान होता है, 25 रुपये में बेच देते हैं। अब 25 भी तो कम बोल दिया। ताजमहल चले जाइए, इंडिया गेट चले जाइए, कहीं इंडिया गेट पे तो खैर कोई ज़रूरत नहीं है फीस उसका, लेकिन ताजमहल चले जाइए, दोनों का रेट अपने आप पता चल जाता है, अलग अलग है। तो विदेशी तो लूटने के लिए होते हैं, विदेशी यहाँ पे कंकाल मिला है, इसका मतलब है कि विदेशी यहाँ पे आ रहे हैं, तो आ रहे हैं तो खूब लूटे जा रहे होंगे, वही लूटना तो परंपरा है। तो चलिए ठीक है। और जो निर्यात होता था, वस्त्र, मोर, बर्तन, दवा, इमारती लकड़ी, इमारती मत खा लीजिएगा, इमारती लकड़ी, ठीक है, इमारती लकड़ी, टिम्बर, खिलौने, इन सब का निर्यात होता था, टिम्बर, इन सब का निर्यात होता था। और एक और प्रमाण मिलता है इस निर्यात का, एक अगर हम बात करें तो सुमेर का एक राजा हुआ करता था। कौन होता था? सुमेर का एक था राजा बाबू। और ये राजा बाबू कौन थे? सारगौन, बहुत बड़े राजा थे। ये भाई साहब एक अभिलेख बनवाए। क्या बनवाए? अभिलेख, ठीक है, अभिलेख बनवा दिए। अभिलेख क्या होता है भाई? पत्थर का होता है, उस पर लिखावट होती है। और इसमें इन्होंने लिखावट में क्या लिखा कि
इस अभिलेख को जब पढ़ा गया तो इन्होंने लिखा था इसमें कि यहाँ पे व्यापार के क्षेत्र लिए लिखा था इन्होंने कि हमारे यहाँ किनारों पर जो जहाज होते हैं वो साल भर बेड़ा डाले रहते हैं, साल भर बेड़ा डाले रहते हैं अपना। और 3 स्थानों का उल्लेख किया था इसके लिए कि कहाँ के जहाज हैं, बेड़ा डाले रहते हैं, कहाँ के जहाज हैं, उसके लिए 3 स्थानों का उल्लेख किया था। और 3 स्थान जो इन्होंने बताए थे वो कौन कौन से बताए थे? एक तो बताए थे इन्होंने कि दिलमुन, एक इन्होंने बताया क्या? दिलमुन, ठीक है। एक इन्होंने बताया मकन, दिलमुन मकन। और तीसरा इन्होंने बताया मेलुहा, तीसरा इन्होंने बताया मेलुहा। ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें ये जो मेलुहा था ना, ये बता रहा था ये क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को बता रहा था। मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता को बता रहा था। और ये जो मकन था, ये ओमान जो है ना आजकल का, उसको बता रहा था। किसको बता रहा था? ओमान को। और ये दिलमुन जो है, दिलमुन ये बता रहा था किसको? क्या बोलते हैं इसको, ये बहरीन को, ये बता रहा था बहरीन को। और बहरीन जो था ना, इसको बोलते थे उगता सूरज का देश। यहाँ पे दिल आ गया ना तो इसको बोल देते थे उगता सूरज का देश। ऐसा किस लिए बोलते थे? ऐसा इसलिए बोलते थे कि यहाँ से जब लोग यहाँ पे पहुँचते ना तो यहाँ से बहुत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था, तो लोगों की जेबें एकदम भारी हो जाती थी, लोगों का दिल क्या हो जाता था, खूब बड़ा हो जाता था। इसीलिए दिलमुन को बहरीन में जो कहते थे वो उगता सूरज का देश भी कहा जाता था। तो इस प्रकार से ये तो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। कुल मिला के प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्शरी हो। अब इसका इम्पैक्ट क्या था उसको देख लेते हैं, क्या है इम्पैक्ट उसको भी देख लेते हैं। अब एक सिंपल सा फार्मूला है कि अगर कृषि अधिशेष है, अगर कृषि अधिशेष है तो क्या होगा? कृषि अधिशेष है तो शिल्प अधिशेष होगा, शिल्प अधिशेष होगा। और शिल्प अधिशेष अगर है तो व्यापार अधिशेष होगा, व्यापार अधिशेष होगा। अधिशेष मतलब सरप्लस प्लस अधिशेष होगा, ठीक है। और अगर व्यापार अधिशेष है तो आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा, ज़्यादा पैसा आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा, आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा। समझ में आया? और यही कारण था कि यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका अच्छा खासा विकास हुआ था। और ये एक बहुत ही डेवलप्ड नगरीकृत व्यवस्था थी। नगरीकृत जो होती ना वो इसी कारण से थी। यहाँ पे आधारभूत संरचनाओं का बहुत अच्छा विकास हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ का कृषि भी अधिशेष में था, शिल्प भी अधिशेष में था, व्यापार भी अधिशेष में था। तो इस प्रकार से हमको आर्थिक जीवन के बारे में हमने देख लिया। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आर्थिक जीवन के बारे में आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको आपने नोट भी कर लिया होगा। आज हम यहीं पे रुकते हैं, काफ़ी थोड़ा सा लंबा ही हो गया है आज। और नेक्स्ट पार्ट में जहाँ तक उम्मीद है कि सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगी, नेक्स्ट पार्ट में हम कर लेंगे सामाजिक जीवन को और धार्मिक जीवन को और पतन को। तो नेक्स्ट पार्ट में उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता जो है समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कुछ और शुरू करेंगे। ठीक, थैंक यू।